ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एनएफटीज और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप आजकल सुन रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुनियादी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़नी है वो है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। और इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग हिस्ट्री ऑफ मनी को देखेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ना है कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों है। हम क्यों अपने दिमागों को एक अलग डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं, अपने सर को खपाई जा रहे हैं, उस जगह के ऊपर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम इस तरह कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियादी ज़रूरत किस चीज़ की है। और हम अपनी एक ग्राउंड तैयार करेंगे आज की वीडियो के अंदर, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। वो रट्टे वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप रियल में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ मनी को शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज से ठीक 30,000 साल पहले आप अपने आंखें बंद करके इमेजिन भी कर सकते हैं इस सारी स्टोरी को, कि जब लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, आबादियाँ इस तरह से नहीं थी बनी, मुल्क आबाद नहीं थे, सिर्फ जंगलों के अंदर एक ख़ानदान के लोग इकट्ठे मिलके रहते थे। भाई बहन, दादा दादी, मामा चाचे, ये समझ लो एक छोटा सा ख़ानदान था। ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 20 30 लोगों के जो इकट्ठे रहते थे। अब उसके अंदर लोगों की आपस में जो लोग आपस में पैसे लेते देते थे, वो पैसे तो है ही नहीं थे। ये मनी जो आज हम यूज़ करते हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये मैं बार्टर सिस्टम की बात भी नहीं कर रहा, कि मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले इसलिए जा रहा हूँ कि मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हम इस पूरी वीडियो से रिजल्ट भी निकालेंगे एंड पे कि क्या निकलता है रिजल्ट, और वो रिजल्ट हमें हेल्प करेगा ब्लॉकचेन को समझने के लिए और बिटकॉइन को समझने के लिए और ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। तो ये रिजल्ट निकालना ज़रूरी है। तो चलते हैं, अगर अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं और हिस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हो रहा था ऐसा। तो हिस्ट्री में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लोग थोड़े थे, 10 15 20 लोग इकट्ठे रहते थे एक ही करके। कोई ट्रांजैक्शन के लिए उनके पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, कोई करेंसी नहीं थी, कोई लेना देना आपस में है ही नहीं था। थोड़े से लोग थे, तो क्या होता था, जो खानदान के लोग शिकार में महारत रखते थे वो शिकार कर लाते थे, जो घर की ख़वातीन थी वो खाना पका देती थी, जो लोग थे, औरतें थे, बच्चे थे, वो फसल वगैरह उगा लेते थे, मवेशी पाल लेते थे। तो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से चल रहे थे निज़ाम, और कोई डिस्प्यूट्स उनकी ज़्यादा नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ट्रस्ट सबका आपस में बिल्कुल परफेक्ट था। तो लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे प्यार मोहब्बत के साथ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ख़ानदान बड़ा होता गया, जब लोग साथ जुड़ते गए और जंगलों में जानवरों वगैरह से डर कर लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, बिकॉज ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो सोशल एनिमल के लिए वो इंसानों के साथ जुड़ना चाहता है, वो अकेला डर जाता है। तो इसी चीज़ की वजह से लोग आपस में जुड़ने शुरू हुए, ख़ानदान भी बड़ा होना शुरू हुआ। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स ओपन होनी शुरू हो गई। यानी आपकी मामी की फूफी की सास का लड़का, अब आपका उसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप एक ही ख़ानदान के हैं, लेकिन आपका उसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। आप उसके ऊपर अंधा एतबार जो कर सकते हैं ना अपने आप भाई के ऊपर, वो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते थे। तो इसमें फिर क्या हुआ, इसमें लोगों के डिस्प्यूट्स ओपन होनी शुरू हो गई। अब आप ज़्यादा शिकार में महारत रखते हैं, आप शिकार कर लाए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सारा दिन फजूल अपना इधर उधर गुजार रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे थे कि यार हम क्यों इतनी मेहनत करके अपने ये दूर के रिश्तेदारों को बिखलाएं। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो ख्याल रख रहे थे ना एक दूसरे का, वो हमें ख्याल रखना छोड़ना पड़ना है। अब हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी होनी पड़नी है। अगर मैं आपको गोश्त शिकार करके ला के दे रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये वजह से हम लोगों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो तब कोई था ही नहीं, ना सोना भी निकला था, ना कोई पेट्रोल निकला था अभी, ना सिल्वर निकला था कि हमारे पास चांदी या हमारे पास दिनार हो, हम किसी को दे दें और वो हमें रिटर्न कर दे। तो उस वक्त फिर लोगों ने जो है बार्टर सिस्टम का आगाज़ किया। जो ख़ानदानों के सरदार थे वो बैठे और बैठ के उन्होंने फैसला किया कि हमारी डिस्प्यूट्स बढ़ती जा रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना एक काम ऐसा किया जाए कि हम बार्टर सिस्टम का जो है वो आगाज़ करें। तो बार्टर सिस्टम में ये हुआ कि मैं आपको एक चीज़ दूंगा तो उसके बदले में मुझे भी आपसे एक चीज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट कम हो गया। अब आपको फूफी की चाची की सास के दूध पार के रिश्तेदार से आपको उससे प्यार नहीं है। आप कहते हो कि भाई मैं तुम्हें कोई चीज़ अगर खाने को दे रहा हूँ, पीने को दे रहा हूँ, पहनने को दे रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे भी तुमसे कोई चीज़ चाहिए। तो बार्टर सिस्टम यही था कि आपने एक चीज़ दी, उसने भी आपको एक चीज़ दी। तो इसमें यह हुआ कि आपके पास दूध था, आपको गोश्त चाहिए, आपने किसी को दूध दिया और उसने आपको
वापस उसके बदले में गोश्त दे दिया। तो लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये इसकी कीमतों का, इसकी जो वज़न है इसका, कि आप कितना दूध देंगे तो आपको कितना दूध मिलेगा, कितना गोश्त मिलेगा, आप कितना गोश्त देंगे कितना अनाज मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का फैसला जो सरदार ख़ानदानों के बड़े थे, सरदार थे, ख़ानदानों के जो रहबर थे, वो लोग बैठे, उन्होंने आपस में फैसला किया बैठकर कि यार किस चीज़ को निकालने में कितनी मेहनत लगती है। तो पता लगा जी कि शिकार करने में जी बहुत मेहनत लगती है जी। दूध क्या है जी, दूध में बड़ी आसानी है जी, आप मवेशी पाल लो और रोज़ का आपको दूध मिल जाएगा। तो इन्होंने जितनी मेहनत और जितना टाइम लगता है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक चार्ट तैयार किया और उस चार्ट में लिख दिया कि जी 1 लीटर दूध से आपको आधा किलो गोश्त मिलेगा, आधा किलो गोश्त से आपको 2 किलो अनाज मिलेगा। इस तरह से करके एक पूरा चार्ट बन गया और हर पॉसिबल कम्बिनेशन बना। यानी अगर जो ट्रांजैक्शन के लिए, अदला बदली के लिए 10 चीज़ें हैं, कपड़ा है हमारे पास दूध है, हमारे पास जो है वो गोश्त है, हमारे पास कालीन वगैरह होते हैं, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का आपस में एक रेट ऑफ एक्सचेंज तैयार किया गया। तो यानी इतना दूध देंगे तो इतना गोश्त मिलेगा, इतना गोश्त देंगे तो इतना अनाज मिलेगा, इतना अनाज देंगे तो इतना दूध मिलेगा। हर एक चीज़ की आपस में जो ट्रांजैक्शन होती थी उसका एक रेट तैयार किया गया, ठीक है। और ये रेट किस चीज़ को मद्देनजर रख के तैयार किया गया कि कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ को निकालने में और कितनी एफर्ट लग रही है। अब ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि यही चीज़ सेम टू सेम क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी यूज़ हो रही है। तो आगे चलता गया इस तरह बार्टर सिस्टम। तो लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर भी ये कई हज़ार साल तक चला ये सिस्टम, लेकिन फिर डिस्प्यूट्स मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई। डिस्प्यूट्स कैसे बढ़ना शुरू हो गई, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यार मुझे दूध चाहिए, मैं शिकारी बंदा हूँ, शिकार करके मेरे पास जो गोश्त है वो बड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है, अब मुझे चाहिए दूध। तो मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ वो जिसको गोश्त चाहिए और वो मुझे दूध दे दे। तो मैं बंदा दूसरे कबीलों में इधर उधर तलाश करता फिर रहा हूँ, मेरा गोश्त भी ख़राब हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरे से गोश्त ले ले। अब मुझे दूध वाला बंदा मिल गया है, लेकिन उसे गोश्त नहीं चाहिए रिटर्न में, वो कहता नहीं मैं तो अनाज ढूंढ रहा हूँ, वो अनाज वाला बंदा ढूंढ रहा है। तो इसमें बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स इस तरह से ओपन हुई कि आपको जो चीज़ चाहिए, जिसके बदले में आपको चीज़ चाहिए, सामने वाला बंदा वो आपको देने में राजी नहीं है, वो कहता मुझे तो कोई और चीज़ चाहिए, वो उस बंदे को तलाश कर रहा है। तो बार्टर सिस्टम में जैसे जैसे ख़ानदान और फैमिलीज़ और लोग ज़्यादा होने शुरू हो गए, बार्टर सिस्टम को लोगों को पता लग गया कि यार ये भी सिस्टम चलने वाला नहीं है, हमें किसी और सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट और इस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने फैसला किया कि हमें किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने नॉन मेटेलिक मनी का आगाज़ किया। ये किन लोगों ने किया, उस वक्त कोई बादशाह कोई इस तरह के लोग तो है नहीं थे, कोई हुकूमत तो सेंट्रल है नहीं थी कि जो अपनी करेंसी बना देती, और ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना लोगों के पास इतना दिमाग था कि लोग बना सकते। तो लोगों ने कहा यार जो कबीलों के सरदार थे, क्योंकि अब कबीले बन चुके थे, कबीलों के अंदर कई ख़ानदान रहते थे, तो जो कबीलों के सरदार थे उन्होंने फैसला किया कि हम ना नॉन मेटेलिक मनी बनाते हैं, क्योंकि अभी मेटल ज़मीन से नहीं निकला था। तो जैसे नॉन मेटेलिक मनी में आपके पास स्टिक्स आ गई थी, आपके पास पत्थर आ गए थे, और ये कोई आम स्टिक्स नहीं थी, ये कोई आम पत्थर भी नहीं थे। आप तस्वीरें मैं लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं ये स्टिक्स बहुत ही खास किस्म की स्टिक्स थी। और ये स्टिक्स को क्यों चूज़ किया गया, इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी को भी समझ सकेंगे। इस स्टिक्स को और इन स्टोन्स को इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये स्टिक्स जब शिकारी शिकार करने जाते थे तो जंगलों और दरियाओं और रास्ते में कई जानवरों जंगलियों से बचते बचते वो एक दूर किसी जगह पे जाते थे, और वहाँ से लकड़ी जो मिलती थी, वहाँ से छड़ियाँ जो मिलती थी, उनको वो तोड़ के लाते थे, और ये वो स्टिक्स थी। यानी कि इन स्टिक्स को आसानी डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नहीं था कि आप बाहर गए और आपने उसी तरह की एक और स्टिक तोड़ी और कहते कि मेरे पास भी इतने पैसे हैं। यानी ये स्टिक्स खास थी, और इनको हासिल करने के लिए एफर्ट, टाइम और अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात थी कि आप दूर जाएं तो लेके आएँ। तो लोगों ने फैसला किया, और जो पत्थर थे, पत्थर भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी पत्थर थे, कोई एक चोरी नहीं कर सकता इनको। ये नहीं है कि आप रात को पत्थर उठा के ले गए, ये कई बंदे मिलकर भी पत्थर नहीं उठा सकते। यानी कि ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये बनाया गया, और इसमें ये हुआ कि अगर आपने किसी को भी ज़मीन बेचनी है तो आप क्या करें, आप उसको ज़मीन बेचें और कहें जी छड़ी का मैं इतना हिस्सा तोड़ के तुम्हें दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हें ये ज़मीन बेच दी। तो वो छड़ी वो अपने पास रखता था और वो कहता था कि जी मैंने ये ज़मीन बेची, और वो लोगों को दिखाता था ये छड़ी जो है ना मेरे हाथ में, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने इसको बेची है। यानी ये छड़ी, पत्थर
और इस तरह की जो यूनिक चीज़ें थी जिनको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी। और ये पत्थर भी बहुत ख़ास था। ये पत्थर जो है वो किसी ख़ास जगह से निकलता था और उस जगह से निकालने के लिए कई लोगों की मेहनत लगती थी और वो बहुत दूर था उस कबीले से। तो लोगों ने इस चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया और वो पत्थर हिल भी नहीं सकता था। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर जेब में डाल के गड़े, नहीं, पत्थर बहुत बड़ा था। लोग बस क्या करते थे, लोग कहते थे जी कि मैंने तुम्हें इतना दूध दिया, इस पत्थर का 100 में से 1 हिस्सा मेरा है, यानी इस पत्थर में से 100वां हिस्सा मैं मालिक हूँ। यानी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ थी। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मैं हंस रहा था, यार लोग किस किस्म के थे। यानी आप अगर बहुत ही अमीर बंदे हैं उस कबीले के, तो हो सकता है आधा पत्थर आपका हो, आप कहें जी यार आधा पत्थर मेरा है, और लोग उसे याद रखते थे बस। यानी लोग उसे याद रखते थे कि जी आधा पत्थर फलाने शेख साहब का है, ये इसका चौथा हिस्सा जो है मलिक साहब का है। इस तरह से लोग याद रखते थे इस चीज़ को। और जब किसी न किसी चीज़ को कोई चीज़ बेचनी होती थी तो वो अपने हिस्से में से वो चीज़ माइनस करके दूसरों को सबको बता देता था, भाई ये आधे पत्थर में से ना मैंने अपना हिस्सा आधा निकाल के इसको दे दिया है। और वो फिजिकल पत्थर मूव नहीं था करता, बस लोग याद रख लेते थे कि अच्छा यार ये इसने आधा निकाल के इसको दे दिया। लोगों को ना ख्याल आ गया कि ये पत्थर वाला और ये स्टिक्स वाला काम भी जो है ना, ये भी काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। तो मज़े में जो मुझे एक चीज़ बड़ी फ़नी लगी ना इसके अंदर, वो ये थी कि एक दफ़ा मैं इसकी कहानी पढ़ा था ना, तो पत्थर जो था ना जिसके अंदर लिखा था जी आधा पत्थर मलिक साहब का है और इसमें से 1% किसी शेख साहब का है, यानी लोगों ने याद रखा हुआ था। वो एक सैलाब आया, तूफान आया और वो पत्थर ना समुद्र में चला गया, डूब गया। और वो कई 100 साल तक लोग समुद्र में डूबे हुए पत्थर को ही कहते रहे कि जो डूबा हुआ पत्थर है ना, इसमें से आधा हिस्सा मलिक साहब का, इसका मतलब है आधी जायदाद मलिक साहब की। तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब फनी चीज़ लगी और इससे रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकला कि जो मनी है इट्स नॉट समथिंग जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। उस वक्त लोगों का माइंड सेट था और लोग थे जिन्होंने उस पत्थर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया था। खैर हम आगे चलते हैं और इस वीडियो के अंदर जाकर आगे रिजल्ट्स भी निकालते हैं और 3 रिजल्ट्स निकालेंगे। और यही 3 रिजल्ट्स को आगे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एनएफटीज के कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो इन्हीं 3 रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए समझेंगे कि ये एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करेंगी। लेट्स मूव ऑन। नॉन मेटालिक मनी नहीं चल सकी बहुत लंबे अरसे तक, इसमें काफ़ी फ्लॉज थे, डुप्लीकेशन हो सकती थी। तो लोगों ने मतलब फैसला किया कि हमें ना मज़ीद कुछ और करना है, तो मेटालिक मनी का आगाज़ किया गया। मेटालिक मनी के अंदर जो ज़मीन थी उसके अंदर से लोहा निकलना शुरू हो गया, चांदी निकलनी शुरू हो गई, पीतल निकलना शुरू हो गया, तांबा निकलना शुरू हो गया, सोना निकलना शुरू हो गया। तो लोगों ने ना मुख्तलिफ स्टेप्स बनानी शुरू कर दी। आप तस्वीरें की देख सकते हैं कि किसी ने कोई यूनिक लोहे को पिघला के उसकी वो बना के एक यूनिक शेप बना ली, किसी ने कोई फूल बना लिया, किसी ने कोई उससे यूनिक सी कोई चीज़ बना ली। तो लोगों ने ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना ली। ये बड़े बड़े स्टैम्प्स थे, लोग बड़े बड़े स्टैम्प्स को लेके जाते थे, दूर इधर उधर घूमते थे कि मेरे पास ये जगह है या मेरे पास इतने 100 मवेशी हैं, तो उन 100 मवेशियों के लिए ये स्टैम्प जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैंने ये मवेशी तुम्हें बेचने हैं तो पहले मैं ये स्टैम्प तुम्हें दूंगा, मवेशी भी तुम्हें दूंगा, तो ये स्टैम्प तुम्हारे पास होगी। ये लोहे का टुकड़ा, जो एक खास किस्म का लोहे का टुकड़ा होता था और उसको ना यूनिक सा बनाया जाता था ताकि कोई बंदा डुप्लीकेट ना कर सके। तो यहाँ भी डुप्लीकेशन का ख्याल रखा गया, ठीक है। और डुप्लीकेशन का ब्लॉकचेन के अंदर भी ख्याल रखा जाता है। खैर ब्लॉकचेन को देखेंगे तो, लेकिन ये जो यूनिक स्टैम्प्स थी, यूनिक मेटल के डिज़ाइंस थे, इनको क्रिएट किया गया। लोगों ने जो मुख्तलिफ जो धातें थी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनको पिघला के इनकी यूनिक शेप्स बनाई गई और एक बड़ी भारी और बड़ी जो है ना बड़ी मतलब साइज़ में काफ़ी बड़ी होती थी ताकि आसानी के साथ इनको इधर उधर मूव ना किया जा सके, कोई चोरी ना कर सके। तो खैर ये काफ़ी अर्से तक चलता रहा। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए लोग ट्रांजैक्शन इन्हीं को यूज़ करते हुए करते रहे। फिर हमारे पास आई मिंटेड मनी, क्योंकि इतनी बड़े मेटल मनी को, स्टैम्प्स को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके पास 100 भैंसें हैं और हर एक मेटल का टुकड़ा एक भैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है आपको कई किलो वजन उठा के पहले मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, जो कि बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे लोग एजुकेट होते गए उस दौर के अंदर, तो उस मेटल मनी को लोग खुद भी पिघला के, यानी आप समझें कि एक ख़ास शेप के अंदर एक टुकड़ा बना हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इतनी गायें हैं, भैंसें हैं, और एक उसी मेटल का टुकड़ा बना हुआ है लेकिन एक डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर बना हुआ है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जगह है।
तो आप अपने टुकड़े को पिघला के उस जैसा बना सकते हैं, क्योंकि बना सकते हो आप, मेटल को पिघलाओ जो सी मर्जी शेप में बना लो। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने फैसला किया कि यार ये भी करेंसी जो हमने बनाई है ये भी लंबे अरसे तक नहीं चलने वाली, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये फ्लॉज है। मिंटेड मनी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी, तो लोगों ने फैसला किया कि हम लोगों को इससे भी कोई आसान पैसे के अंदर जाना है, आसान मीडियम ऑफ एक्सचेंज को तलाश करना है। तो उस वक्त जो हुकूमतें थी उन लोगों ने वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही थी, और आप लोग जानते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पर उसका सोल्यूशन लाजमी होता है। तो हुकूमतों ने फैसला किया कि आप लोग एक काम करें, लोगों को कहा आपने कि आप लोग ना अपना सारा पैसा उठाएं, सारा जो आपके पास अशरफियाँ, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आपके पास हैं वो आप लोग उठाएं, हमारे पास जमा करवा दें, हम आपको ना एक चिट दे देते हैं उसकी, वो छोटी सी चिट होगी, वो आप लोग लेके घूमते रहें, किसी को दिखाना है कि आप कितने, आपके पास कितना पैसा है, तो आप लोग वो चिट दिखा सकते हैं कि जी मेरे पास ये 1000 अशरफी हैं, ये देखें जी मेरे पास हुकूमत की तरफ से चिट मौजूद है। तो वो चिट लोगों ने हुकूमत में बनाई, और वो पहली चिट जो बनाई वो चाइना ने बनाई, और वो एक चमड़े के टुकड़े के ऊपर कढ़ाई करके ना, चीज़ों से धागे से कढ़ाई करके बनाई और लोगों को दी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा यार क्या हम अशरफियाँ मूव करते रहते हैं इधर मिंटेड मनी को, तो हम ये काम करते हैं अपने सारे इस अशरफियों और इन चीज़ों को ना हुकूमत के साथ, हुकूमत के पास रख देते हैं, हुकूमत तो हमारी है ना, तो उससे एक चिट ले लेते हैं। चिट को ना आप इस तरह से समझ लें कि जैसे आप किसी के पास अपनी कमेटी डालते हैं और वो आपको एक ना पर्ची दे देता है कि आपने इतने पैसे मेरे पास जमा करवाए हैं, या बैंक आजकल चेक्स देते हैं, या किसी दुकान से शॉपिंग करें तो वो आपको बिल बना के देता है। तो इसी तरह से हुकूमत ने एक चिट तैयार की और वो चिट दे दी लोगों को, और उसके ऊपर लिख दिया कि तुमने मुझे 100 अशरफियाँ सोने की दी हैं, ये लो 100 अशरफियाँ सोने के सिक्कों के, ये मैंने तुम्हें एक पर्ची तैयार कर दी है, इसको लेके तुम घूमते रहो जहाँ भी। तो लोगों ने कहा ठीक है ये तो बहुत आसान काम है, हम घूम सकते हैं इधर उधर। तो लोग घूमते रहे, जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी अपनी उस अशरफियों को वापस लेने के लिए, वो हुकूमत के पास जाते थे, अपनी चिट दिखाते थे, वो हुकूमत उनसे चिट वापस पकड़ती थी, 100 अशरफियों को उनको हवाले कर देती थी। तो ये काफ़ी अर्से तक चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने ये सोचा, जब वक्त गुजरता गया, लोगों ने ये सोचा कि यार हम क्यों अशरफियाँ बार बार हुकूमत से ले दे रहे हैं, एक काम करते हैं ना, हुकूमत के पास ही रहने देते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चिट ही मुझे दे दो। तो जो पर्चियाँ थीं, जो पेपर था, पेपर का नोट था, वो ही लोगों ने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। आपको एक चीज़ चाहिए, आपने कहा जी यार मुझे ये 100 रुपये की चीज़ है, आपने उस 100 रुपये वाली पर्ची उसके हवाले कर दी। तो इस तरह से पेपर का नोट आगे बढ़ा और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और अडॉप्ट करते 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 ऐसा वक्त आया, ऐसी यानी कि नस्लें गुजरती गई कि ऐसे लोग इस दुनिया में रह गए जिन लोगों को शायद पता भी नहीं था कि हमारे बड़े क्या डील करके गए हैं हुकूमतों के साथ, क्योंकि जिन्होंने डील की थी वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो हम लोग आज इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं उन लोगों को उस डील का नहीं पता कि यार इस करेंसी के पीछे हमारा सोना हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। क्योंकि हम समझ लें, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि हम अंधे हो के अंधा एतबार करके ये सोने, ये जो हमारे पास 100 का, 1000 का, 500 का नोट है, ये इधर उधर एक दूसरे को देते रहते हैं, इसके बदले में हम सोना ले सकते हैं हुकूमत से। तो ये हम आज भूल चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से बेसिकली पेपर मनी का आगाज़ हुआ, पेपर मनी को हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, पहला बैंक भी इस पेपर के नसीब पेपर बनाया गया। तो अब ये था कि एक हुकूमत उससे ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती जितना ज़्यादा उसके पास अशरफियाँ पड़ी हैं, क्योंकि लोगों की ही अशरफियाँ थी, लोगों के ही वो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के थे जो हुकूमत के पास पड़े थे। तो लोग, हुकूमत उससे ज़्यादा कई नोट नहीं छाप सकती थी, ये एक रूल था। कई मुल्कों में भी यूज़ होता है, लेकिन अमेरिका ने इस रूल से पाबंदी उठा दी है। 90s के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पब्लिकली आके अनाउंस किया, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे, कोई पेंडेमिक तब शायद आया था उधर, किसी कोई बीमारी फैली थी, लोग डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन का साल था अमेरिका के अंदर, तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो उन्होंने आके ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस पूरी सिचुएशन का, और आके ना पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अमेरिकन डॉलर का सोने के साथ या चांदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुकूमत ऑफ अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकती है। तो इस चीज़ का लोगों ने उस वक्त कोई ज़्यादा रोला डाला नहीं, क्योंकि उस वक्त पहले ही डिप्रेशन का साल चल रहा था, लोगों ने कहा ठीक है हमारे भले के लिए हो रहा होगा। लेकिन उस चीज़ का नुकसान ये हुआ है कि जो पीछे कोविड गुजरा है उसके अंदर सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को प्रिंट किया है। इतने डॉलर्स उन्होंने पिछले कई सालों के अंदर प्रिंट नहीं किए जितने उन्होंने सिर्फ इस 6 महीनों के अंदर किए हैं। और अगर आप लोग देखें कि इसको प्रिंट करने में लगा क्या है,
सिर्फ कागज़ लगा है, थोड़ी सी इंक लगी है और थोड़ी सी बिजली लगी है, और वो उन्होंने डॉलर्स प्रिंट कर लिए। अब इस डॉलर के पीछे सोना नहीं है, क्योंकि इतना सोना अमेरिका के पास है ही नहीं, इतना सोना शायद पूरी दुनिया में नहीं है जितने का उन्होंने डॉलर्स प्रिंट कर लिए। तो ये पाबंदी हुकूमत ने इस चीज़ से हटा दी है, और आपको पता है कि लोग भी इस चीज़ को आवाज़ नहीं उठा रहे। किसी भी हुकूमत का जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि इतना वक्त गुजर चुका है, हम लोग जब बड़े हुए हैं, हम लोग इस चीज़ को भूल ही चुके हैं कि हमारे जो बड़े थे जब मिंटेड मनी यूज़ करते थे तो उन्होंने इसके पीछे रिजर्व भी पाया हुआ था हुकूमत के पास कि ये हमारा सोना है, उसके बदले हम आपसे ये जो चिट ले रहे हैं, कागज का टुकड़ा ले रहे हैं, इसके पीछे इतना सोना हमने आपके पास रखवाया हुआ है। तो लोग ये भूल चुके हैं, और यही वजह है कि इस लोगों की क्योंकि लोग भूल चुके हैं, नस्लें आगे जा चुकी हैं, तो लोगों हुकूमत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। लोगों को क्या पता, लोग कौन डिमांड करेगा हमसे आगे। हालांकि आप कोई अपना 100 का नोट या 500 हज़ार का नोट पकड़ के देखिए ना अपना, तो उसके ऊपर लिखा होगा कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। मैं बचपन में देखा था ना, छोटा होता, मैं कहता था यार ये एक तो है ही बड़ी मुश्किल लाइन, हामिल हाजा को मुतालबा अदा करेगा। बचपन में तो समझ नहीं लगी इस चीज़ की, तो लेकिन जब किसी से पूछा कि यार ये क्या है, तो बड़े लोगों को नहीं था पता। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता लगा कि यार इसका मतलब है कि हामिल हाजा को सोना अदा किया जाएगा इस 100 के नोट के ऊपर। यानी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 1000 का नोट लेके जाएं तो 1000 के बदले में उतनी कीमत का सोना आपको रिटर्न में देंगे। लेकिन मैं आज बड़ा क्यूरियस इस बात के ऊपर कि जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई दे रहे हैं ये हुकूमत वाले। क्या ऐसा होता है कि हम हुकूमत के पास 100 का नोट लेके जाएं, वो उसके बदले में उतना सोना दें? खैर मैंने ये ट्राई नहीं किया। आप लोगों में से अगर कोई ज़्यादा क्यूरियस है तो वो ट्राई करके देख ले, और लिंक अपना बना के वीडियो का डाल दे मेरे कमेंट के अंदर, मैं पिन कर दूंगा उसे, ताकि हम सब लोग देख सकें कि यार 1000 का नोट अगर हुकूमत को दिया जाए तो वो हमें उसके बदले में सोना देंगे कि नहीं देंगे। ये था यहाँ तक का हमारा मनी का सफ़र। अब हम इस वीडियो के अंदर से रिजल्ट्स निकालते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको ये एक थोड़ी सी बोर कहानी, आप समझ सकते हैं इसको, मैंने आपको सुनाई है, नींद शायद आप लोगों को आ रही हो, लेकिन जो इन पूरी कहानी से हम लोगों ने रिजल्ट निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। ये रिजल्ट हम लोगों को हेल्प करेगा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, NFTs, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। इससे सबसे पहला जो रिजल्ट मैंने निकाला है इस पूरी कहानी से, वो निकाला है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट टाइम, एंड इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मतलब इस पूरी हिस्ट्री ऑफ मनी के अंदर से जो भी तरह की मनी, जिस टाइप की मनी इस दुनिया में एग्जिस्ट की है, वो ट्रस्ट की वजह से की है। हम बार्टर सिस्टम में आए, हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया था। बार्टर सिस्टम के बाद हम दूसरी जो नॉन मेटालिक मनी है उसके ऊपर आए, क्योंकि हमारा चीज़ों के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया था, उसमें मसले मिसाइल थे। हम लोग नॉन मेटालिक मनी से मेटालिक मनी के अंदर आए, क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट का इशू था। और हम मनी को इवॉल्व इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। मुझे आप पे नहीं एतबार, आपको मेरे पे नहीं एतबार, मुझे किसी दूसरे शायद बंदे में बैठे हुए बंदे के ऊपर नहीं एतबार, मैंने उसको चीज़ देनी है तो मुझे उसके बदले में जो चीज़ चाहिए। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम लोगों को ट्रस्ट चाहिए। तो किसी भी किस्म की मनी को अगर आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ को हम लोगों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, और वो है ट्रस्ट। दूसरी चीज़ है कि ट्रस्ट इट टेक्स टाइम। किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है। जैसे आप देखें कि आज हम पेपर करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, जिसके पीछे हम सुनते हैं कि सोना मौजूद है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अमेरिका कहता है कि मेरे डॉलर के पीछे कोई सोना नहीं है। तो क्या हुआ है कि किसी भी मनी को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है। एक नस्ल आती है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद करती है कि यार ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। हम आज स्टेज के ऊपर हैं, हम बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि यार ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। लेकिन हो सकता है कि आज से 50-60 साल पहले बाद, हमारे मरने के बाद, शायद हमारी आने वाली नस्लों को पता भी नहीं होगा कि यार पेपर करेंसी भी कोई चीज़ होती थी। उन सभी को लगेगा शायद बिटकॉइन ही सब कुछ है, उनको लगेगा शायद इथेरियम ही सब कुछ है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है यही सब कुछ थी, क्योंकि उन्होंने आंखें ही उस दौर के अंदर खोली होंगी जिस तरह हमने आंखें पेपर करेंसी के दौर में खोली। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है कि ट्रस्ट का इशू मनी के अंदर होता है, और दूसरा इट टेक्स टाइम। दूसरी चीज़, किसी भी मनी को इन्फोर्स करने के लिए कि लोग उससे ट्रेड करना शुरू कर दें, लोग आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दें, उस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है हम लोगों की सोसाइटीज़ कम टुगेदर, और वो किसी भी चीज़ को कहती हैं कि यार हम इन चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करेंगे।
जैसे हमने देखा नॉन मेटेलिक मनी के ऊपर जहाँ पर स्टिक्स और स्टोन्स थे, तो लोगों ने फैसला किया ना कि यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टिक्स को यूज़ करेंगे, हम लोग ना स्टोन्स को यूज़ करेंगे। तो लोगों ने फैसला किया, सोसाइटीज़ ने फैसला किया। इसी तरह से हमने देखा मेटल मनी के ऊपर लोगों ने कहा जी मेटल मनी को हम यूज़ करेंगे, हम बड़े बड़े फ्रेम्स बनाएंगे मेटल के। फिर हमने देखा मिंटेड मनी के ऊपर सोना निकला, चांदी निकला, तो लोगों ने कहा जी चांदी के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे यार सोना बहुत महंगा है, शायद इसीलिए सोने के ऊपर लोगों ने कहा जी सोना, हम सोने को यूज़ करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक वक्त ऐसा था जब जो नमक था वो सोने से बहुत ज़्यादा महंगा था। और इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह हमारा अगला रिजल्ट है कि सोने को निकालने में, सोना बहुत जल्दी निकल रहा था, सोने को निकालने में उतना टाइम एंड एफर्ट नहीं लग रही थी एक दौर के अंदर जितनी हमारी सॉल्ट को, नमक को निकालने में लग रही थी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सॉल्ट की कीमत को बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के हाथ सॉल्ट के ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा जी गोल्ड के तो बहुत कम है रिसोर्सेज, सोने जो नमक है उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो लोगों ने कहा कि यार इसकी वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, इसकी वैल्यू नीचे आनी चाहिए। यानी जितनी डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर रूल पूरा चलता है कि जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी, डिमांड आई होगी, उस चीज़ की प्राइस भी आई होगी। तो हमारा जो दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है कि किसी भी मनी को इन्फोर्स करने के लिए सोसाइटीज़ के अंदर, ताकि लोग उसको आपस में ट्रांजैक्शन कर सकें उस चीज़ की, वो हमारा रोल होता है सोसाइटीज़ का। तो अगर आज हमारी सोसाइटीज़ मिल जाएँ और वो कहें कि हमने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करनी है, या हमने किसी भी चीज़ की, किसी भी कागज़ के टुकड़े की ट्रांजैक्शन करनी है, तो लोग उससे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि लोग ही हैं जो आपस में इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। और एक और मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरा, क्योंकि थोड़ा सा कारोबारी दुकानों के साथ भी थोड़ा सा लिंक है। तो मैंने देखा है मार्केट के अंदर ना जो कपड़े के खासतौर पे कारोबार हैं, उनके अंदर ना एक खास किस्म की करेंसी चलती है। वो ना तो बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है, ना ही वो पेपर करेंसी है जो हुकूमत की तरफ से हम यूज़ करते हैं। वो एक खास किस्म की करेंसी है, और वो करेंसी है दुकान का कार्ड। दुकान का बिजनेस कार्ड के पीछे लिखा जाता है 10,000 रुपया, और नीचे हाजी साहब के साइन होते हैं। और वो कार्ड किसी कारीगर को या किसी भी बंदे को दिया जाता है, और वो उसको संभाल के रखता है, क्योंकि वो उसे पता है कि इस कार्ड की वैल्यू 10,000 है, और वो उस कार्ड को किसी भी दूसरी दुकान पर जाकर दिखा सकता है और 10,000 रुपया ले सकता है। मतलब आप देखें कि यार कैसी अजीब चीज़ है कि वो कार्ड जो कि 2-3 रुपये के अंदर प्रिंट मिल जाता है रात से, उसके पीछे बस हाजी साहब का साइन है और लिखा हुआ है जी 10,000 रुपया, और तारीख लिखी हुई है कि इस तारीख को आपको कैश मिल जाएगा। आप उसको कहीं पर भी चला सकते हैं, कहीं पर भी कैश करवा सकते हैं। तो ये जो वहाँ की सोसाइटी है, जो कपड़े मार्केट की सोसाइटी है, कपड़े मार्केट की दुकानों के लोग हैं, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि यार मेरी दुकान का कार्ड तुम्हारे पास आए ना, तो जितनी कीमत लिखी हो ना, मेरे साइन देख लिया करो, उसे 10,000 रुपये दे दिया करो, उसको 20,000 रुपये दे दिया करो, उसे 10,000 का कपड़ा दे दिया करो। तो ये सोसाइटीज़ ने ही इस चीज़ को इन्फोर्स किया हुआ है, और ये अभी भी यूज़ हो रहा है। ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से यूज़ करते हुए देखा है, मैंने अपने भाई को यूज़ करते हुए देखा है। तो सोसाइटीज़ ही सब कुछ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है, या तो सोसाइटी को इन्फोर्स करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करेगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया है कि जाओ ट्रेड करो जाके। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फोर्स कर सकती है कि प्राइस बॉन्ड की आप मिसाल ले लें, स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स की मिसाल ले लें, शेयर्स की मिसाल ले लें। आपको एक शेयर दे दिया जाता है, उसकी वैल्यू पता होती है कि यार इसकी 20 रुपये वैल्यू है। अब उस शेयर को आप किसी को बेच दें तो वो खरीद लेगा, उससे आपको 20 रुपये दे देगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा, हम लोगों को सबसे पहली चीज़ चाहिए ट्रस्ट। अगर उस चीज़ के ऊपर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो आप उस चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं। नंबर 2, इट टेक्स टाइम लगेगा, लोग गुजरते जाएंगे, लोग, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लोग मतलब हम लोग भी मर जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, फिर एक ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने आंखें ही बिटकॉइन की दुनिया में खोली होंगी, और उन्होंने शायद बिटकॉइन के अलावा कुछ देखा ही नहीं होगा, और शायद ये जो हमारे पास कागज़ का टुकड़ा है ये उनके लिए मजाक बन जाएगा। बैंक के जो चेक्स हैं वो उनके लिए मजाक होगा, वो उसको हिस्ट्री कंसिडर करेंगे, यार हिस्ट्री की बातें हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों ने निकाली है कि किसी भी मनी को इन्फोर्स करने के लिए लोगों के अंदर, कि लोग उससे ट्रांजेक्शन करें, तो 2 बंदे रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, सोसाइटीज़ कम टुगेदर और वो कहती हैं कि आप ट्रांजेक्शन कर सकें। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट्स आगे कह सकती है, फोर्स कर सकती है कि आप प्राइस बॉन्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप स्टॉक से कर सकते हैं, आप हमारे इस कागज़ के टुकड़े से कर सकते हैं। तो
अगर हम बिटकॉइन की बात करें या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के आने की अगर बात करेंगे तो आपने ये सारी कहानी याद रखनी है। तो आज की पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये 4-5 रिजल्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं। आपने ये 4-5 रिजल्ट्स अपने दिमाग के अंदर रखने हैं और यही हम लोगों को हेल्प करेंगे जब हम खुद से अपना क्रिप्टो करेंसी बनाने जाएंगे या हम खुद से अपनी NFTs बनाने जाएंगे या मेटावर्स के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाएंगे तो हम लोगों को ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार ये चीज़ें क्यों हेल्प करेंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उस जगह पर जाने के लिए हमने रिजल्ट निकाला था कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आज की वीडियो मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। लेकिन एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे इस पत्र का सब्सक्राइब बटन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।